हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ द नेसेसिटी फॉर दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सो सबसे पहले आप देखो कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा किस क्लासेस में कि डेमोक्रेसी क्या है। तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का टाइप होती है, फॉर्म होती है। गवर्नमेंट यानी कि एक सिस्टम जो किसी देश को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसका एक टाइप है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पहली बात, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स यानी कि जो रूल करने वाला है वो इलेक्ट किया जाता है यानी कि चुना जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, यानी कि हम ही लोग उनको चुनते हैं। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसको हम डेमोक्रेटिक देश बोलते हैं। यहाँ का रूलर यानी कि मोदी जी वो इलेक्ट यानी चुने जाते हैं हम लोगों के द्वारा। तो हम लोगों ने जब अपने वोट दिए तो हमने अपना रूलर चुन लिया मोदी जी को। तो मोदी जी जो रूल कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक वे में है। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का होगा वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है, हम दूसरा क्यों नहीं, डेमोक्रेसी के अलावा जो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, जो दूसरे तरह की गवर्नमेंट होती है, उनको क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते। तो उसमें दूसरे तरह की गवर्नमेंट के बारे में भी आप समझ लो कि पहले कौन कौन सी और तरह की होती हैं डेमोक्रेसी के अलावा गवर्नमेंट की टाइप्स। तो आपने सुना होगा कि कहीं कहीं पर, जैसे चाइना में देख लीजिए, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहाँ पे है क्या, वहाँ पे जो सिस्टम है वो नॉन डेमोक्रेटिक कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। एक ही पार्टी को सारे लोग वोट देते हैं, तो जाहिर सी बात है एक पार्टी होगी तो वही जीतेगी। यानी कि अगर जैसे आपकी क्लास में इलेक्शन हो और किसी मॉनिटर को चुनना हो और कहा जाए कि कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है, तो सिर्फ एक ही बच्चा खड़ा हो, तो चाहे कोई वोट दे या ना दे वो अपने आप बन ही जाएगा मॉनिटर। सेम ऐसी कंडीशन होती है जो चाइना में होती है सिंगल पार्टी सिस्टम में। इसके अलावा जो कुछ गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, जैसे कि मोनार्की, जिसको हम किंगशिप बोलते हैं, जहाँ पे राजा होते हैं, यानी कि राजा का बच्चा अपने आप राजा बन जाता है, उसको अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और भी टाइप्स हैं जैसे कि एरिस्टोक्रेसी, जिसमें कुछ ग्रुप होते हैं वो रूल करते हैं, और भी कई तरह की हैं। तो हम देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या होती है। तो आते हैं चैप्टर में। इस चैप्टर दरअसल पॉलिटिकल साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये होती है कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ना सीख लें। दिस इज़ द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। when you are able to understand the words which are written in your textbook, so this is the best portion of learning. It means you must understand each and every word which is written in your textbook. यानी आपको सब कुछ समझना चाहिए जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो जो बेस्ट बच्चे हैं वो सबसे पहले काम ये करें कि अपनी टेक्स्ट बुक के हर शब्द को पढ़ें उस चैप्टर के, और उनको अंडरलाइन करें, उसके मीनिंग निकालें गूगल से या किसी भी डिक्शनरी से, या मुझसे भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद जब वो आप समझेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, यू ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो फॉर mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments and non democratic governments। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया जो शुरू में ही बताया। अब ये कह रहे हैं कि डिफिनीशन की क्यों ज़रूरत है। तो बिना डेफिनेशन के कैसे हम बताएंगे कि कोई चीज़ ठीक होती है या ख़राब होती है, इसलिए ये ज़रूरी है। तो इसमें एक कहानी है जो आप पढ़ेंगे खुद ही तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। सिंपल डेफिनेशन में आते हैं और ये लाइन आपको याद कर लेनी है कि समझ लो ये आपका मंत्र है। इट मीन्स इस लाइन को कभी भी अगर कोई पूछे तो आप हमेशा सुना सकें, ये ऐसी लाइन है। क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो पॉलिटिकल साइंस की है वो यही है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इसको तो याद ही कर डालो। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ शब्द हैं कि डेमोक्रेसी क्या है
गवर्नमेंट क्या होती है, रूलर्स कौन होते हैं, इलेक्टेड हैं कैसे हैं, कौन इलेक्ट करता है, ये सारे क्वेश्चन के ही आंसर आपको देने हैं। तो हम देखते हैं आगे। कुछ कार्टून्स बने हैं आपके टेक्स्ट बुक में, बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी मीनिंगफुल हैं। अगर आप उनको समझो तो बहुत कुछ मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे इसमें आप देख रहे होगे डेमोक्रेसी का एक बोर्ड है जिसको कुछ डिफेंस के लोग ऊपर की ओर रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में इन लोगों के सपोर्ट के कारण टिकी हुई है। अब ये सही है या गलत है, यही तो आपको पता करना होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ एग्जैक्टली सही या एग्जैक्टली गलत नहीं होता, उसको आप अपनी इंटरप्रिटेशन के थ्रू सही या गलत साबित कर सकते हैं। और इसीलिए हमेशा डेमोक्रेसी हो या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उसके क्रिटिक्स आपको मिल जाते हैं। हाँ, तो आप इसमें देख रहे थे कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन थे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब यही जो चीज़ें हैं वही फीचर्स भी बताएंगे डेमोक्रेसी का। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें सबसे पूछा गया है पहले कि हु आर द रूलर्स, कौन होते हैं रूलर्स, उनकी डेफिनेशन कैसे हम बताएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो सारे पर्सन जो इंडिया के अंदर रहकर इलेक्ट होते हैं वही बनते हैं रूलर्स, यानी कि आउटसाइडर्स यहाँ पर रूलर्स नहीं बन सकते। पहली बात, जो क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस हो चुके हैं कंफर्म और जो पनिशमेंट को झेल रहे हैं, अंदर हैं, वो भी इलेक्ट नहीं हो सकते और इस तरह से वो भी रूलर्स नहीं बन सकते। जो कहीं से छुप के इंडिया के अंदर आके रह रहे हैं और इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, वो भी यहाँ पे रूलर्स नहीं बन सकते। तो ये सारे आंसर होंगे इसके। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम यानी कि सिटीजन्स जो एलिजिबल हैं यानी 18 ईयर्स प्लस हैं, वो जाकर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्शन बोलते हैं। वोट तक ही प्रोसेस नहीं रुकता, उसके बाद जब लोग चुने जाते हैं तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रुप बनाती हैं, फिर उनका अपने आप में होती है सेटिंग। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ पावरफुल होती हैं, वो इकट्ठे जीत जाती हैं। कुछ कभी कभी ग्रुप में आती हैं जिसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, वो भी इसमें देखेंगे। तो इलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लोग वोट देते हैं और अपने लीडर को चुनते हैं। दूसरा, हु आर द पीपल, ऑल सिटीजन्स हु आर लिविंग इन अ कंट्री दे आर द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, सारे सिटीज़न जिनको सारे अधिकार हैं वो बराबरी के तरीके से यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट है? तो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं जो रूल करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं जो आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से, या तो क्लासरूम में ही समझाया जा सकता है, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब इसमें भी एक बना हुआ है कार्टून, आप देखिए समझिए, जब ना समझ में आए तो पूछिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ में एक लाइन यहाँ पे लिखी है, डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है यानी कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, कि लॉकडाउन कब होगा, कब नहीं होगा, कब हम जनता कर्फ्यू लगाएंगे, कब हम फिर से अपनी फ़्लाइट शुरू कर देंगे, ट्रेन शुरू कर देंगे, वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए? इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हमसे इलेक्ट होके गए हैं, यानी कि मोदी जी। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट लाइन है दूसरी वो है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। दरअसल आपके टेक्स्ट बुक में जो बहुत शानदार लाइंस हैं उनको हाईलाइट किया गया है ऑलरेडी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप उन लाइंस को ही लिखेंगे टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक ऐसा इलेक्शन हो जो फ्री हो, यानी कि सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और दूसरा फेयर, यानी उसमें चीटिंग ना हो। यानी पहली बात, फ्री का मतलब हुआ सब लोग पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें कोई बाधा ना हो, और फेयर का मतलब कोई चीटिंग ना हो। इलेक्शन होने के समय जब कुछ लोग आकर
जबरन किसी को वोट डलवाते हैं या पैसे देकर वोट दिलाते हैं या गन के बेस पे पावर दिखा के, मसल पावर दिखा के वोट दिलाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए लिखा है मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसमें एक और लाइन लिखी है चांस ऑफ लूजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर में है वो उनको हारने का भी एक मौका मिले, यानी कि वो हार भी सकें। ऐसा ना हो कि वो करंटली हमेशा पावर में ही बने रहें, जैसे कि चाइना में। तो इसीलिए चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाता, जबकि यहाँ पर जो कोई भी रूलिंग पार्टी है उसको हारने के चांस बने रहते हैं। अब ये हिस्सा है, इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो इसके लिए आपको इतना याद रखना है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। देखो, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई एक इंसान है, ठीक है, जिसको वोट देने का अधिकार है। ओके, इसमें पेन नहीं चल रही है। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक इंसान है, ठीक है, ये 1 पर्सन हो, 1 पर्सन, ठीक है। इसको वोट कितने देने का अधिकार है? 1 वोट, यानी कि एक ही वोट दे सकता है। ये 2 वोट नहीं दे सकता कि एक मोदी जी को भी दे दे, एक अरविंद केजरीवाल को भी दे दे, नहीं। और तीसरी बात, 1 वोट की वैल्यू भी एक ही होगी, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये समझ लो कि अगर ये इंसान एक IAS ऑफिसर है, ठीक, दूसरी तरफ एक और एक इंसान है जो रिक्शा चलाता है। ये रिक्शा है, जैसा भी लगे आप समझ लो, रिक्शा ही है, अच्छा सा रिक्शा है, थोड़ा सा स्मार्ट रिक्शा। तो एक पर्सन है जो एक IAS ऑफिसर है और एक पर्सन है जो रिक्शा चला रहा है। इन दोनों को भारत में, इंडिया के अंदर एक ही पर्सन माना जाएगा, भले ही वो बहुत रिच हो या बहुत ही पुअर हो, बहुत पावरफुल हो इस कंडीशन में या वीक हो इस कंडीशन में। दूसरी बात, 1 वोट, अगर एक IAS ऑफिसर है उसको भी सिर्फ एक ही वोट देने की चांस मिलेगी, और जो ये रिक्शा ओनर है उसको भी सिर्फ एक ही वोट देने का चांस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर 1 वोट, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 वैल्यू, यानी कि अगर IAS ऑफिसर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ही तेज़ है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो बता सकता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं, तब भी उसके एक पर्सन के एक वोट की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी। दूसरी तरफ एक अनपढ़, जो पढ़ाई लिखाई ना किया हो, ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक इंसान जिसको किसी के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो, किसी गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, अनडेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में कुछ ना पता हो, वो भी जब वोट देता है एक ही वोट दे लेता है और उसकी वैल्यू भी एक होती है। इसी को बोलते हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब आप इस टेक्स्ट बुक को आगे पढ़िए, और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको रियल में पढ़ाई करनी है और काफ़ी एंजॉय करना है पढ़ाई के साथ साथ, तो आप यही काम करिए कि टेक्स्ट बुक के सारे शब्दों की मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। जो नहीं आता है वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में या गूगल क्लासरूम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं बाद में।